नमस्कार। समाजीकरण के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में आज हम चर्चा करेंगे समाजीकरण के अभिकरण। समाज में अनेक एजेंसियां और अभिकरण होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण होता है। समाज में कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिकरण हैं जो व्यक्ति के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आज इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। J.H. फिक्टर ने एक जगह लिखा है कि द टोटल सोसाइटी इज द एजेंसी फॉर सोशलाइजेशन एंड दैट ईच पर्सन विथ whom one comes into contact is in some fashion an agent of socialization। अर्थात जितने भी लोग किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं उन सभी से वह कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि समाजीकरण के बहुत सारे अभिकरण होते हैं। इसके बावजूद कुछ ऐसे अभिकरण अवश्य हैं जो विश्वव्यापी स्तर पर समाजीकरण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ लोगों के जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं जहां जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत होता है और वहीं उनको मुख्य रूप से समाजीकरण होता है, जैसे सेना, जेल, आश्रम, पागलखाना, स्कूल एवं महाविद्यालय, छात्रावास। इसे गोफमैन ने समग्र संस्थान, टोटल इंस्टीट्यूशन कहा है। पर ध्यान देने की बात यह है कि इन अभिकरणों के द्वारा समाजीकरण से ज़्यादा पुनर्समाजीकरण होता है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण अभिकरणों की चर्चा करेंगे, जैसे नंबर 1, परिवार। समाज का निर्माण और उसका निरंतरता परिवार के द्वारा ही संभव है। समाज के नए सदस्य सबसे पहले किसी न किसी परिवार में ही आते हैं, इसलिए व्यक्ति सर्वप्रथम अपने समाज एवं संस्कृति के बारे में परिवार से ही सीखता है। बोलने, खड़ा होकर चलने, ढंग से रहने, वस्त्र पहनने, विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करने आदि के संबंध में सबसे पहले वह परिवार से ही सीखता है। इसलिए ही तो कहा जाता है कि परिवार मानव जीवन की प्रथम पाठशाला है। परिवार में व्यक्ति सबसे अधिक अपनी माँ से सीखता है। व्यक्तित्व के विकास में माँ की इतनी भूमिका होती है कि जिसकी छाप जीवन भर व्यक्तित्व पर दिखाई पड़ती है। यदि अपनी माँ के माध्यम से जीवन का सही ज्ञान नहीं मिल पाता तो व्यक्तित्व का विकास दोषपूर्ण हो जाता है। इसी तथ्य पर जोर देते हुए फ्रांस के एक सेना अध्यक्ष एवं कुशल राजनीतिज्ञ नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, यदि मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मैं स्वर्ग को धरती पर उतार देता। आधुनिक समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण में परिवार की भूमिका पर कोई कम बल नहीं दिया। यह बिल्कुल स्पष्ट और सर्वविदित है कि परिवार समाज और व्यक्तित्व के बीच एक अहम कड़ी का काम करता है। नंबर 2, मित्रों का समूह। बालक जब खेलने लायक हो जाता है तो वह दोस्तों की तलाश करता है। धीरे धीरे मित्र मंडली का निर्माण हो जाता है। पड़ोसी एवं स्कूलों के बच्चों के साथ जब वह खेलने लगता है तब वह सीखता है। परिवार में तो माता पिता उसे जानबूझकर कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मित्र मंडली में वह प्रेम, फटकार, झगड़ा, प्रतियोगिता जैसी प्रक्रियाओं से अप्रत्यक्ष रूप से रोज कुछ न कुछ सीखता है। कुछ वैसी भी चीज़ें सीखता है जिनके बारे में माता पिता बच्चों को कभी नहीं बताते। अपने मित्र मंडली में अंतःक्रिया के माध्यम से बहुत प्रकार की दुनियावी चीज़ों के बारे में सीखता है। बहुत सारे जनजाति समाजों में युवागृह की व्यवस्था होती है जहाँ लोग अपने मित्र मंडली में बहुत तरह के जीवन उपयोगी अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जिन समाजों में शिक्षा की थोड़ी कमी है या जो समाज आर्थिक रूप से अधिक विकसित नहीं है, उन समाजों में समाजीकरण के क्षेत्र में मित्र मंडली का बहुत अहम भूमिका होती है।
इसी प्रकार समाजीकरण की तीसरी महत्वपूर्ण एजेंसी है पड़ोस। चार्ल्स कूले ने परिवार एवं मित्र मंडली के अलावा पड़ोस को भी एक प्राथमिक समूह माना है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत ही प्रभावशाली अभिकरण के रूप में काम करता है। बड़े नगरों में विभिन्न मोहल्लों की तुलना के अंतर्गत कई छोटे समूह होते हैं जो पड़ोसी कहे जाते हैं, पर ग्रामीण इलाकों में यदि गांव का आकार छोटा है तो समस्त ग्रामीण समुदाय ही पड़ोस का रूप ले लेता है। हर मोहल्ले या कस्बे की अपनी एक उपसंस्कृति होती है, जिसे परिवार से बाहर निकलने पर बालक सर्वप्रथम महसूस करता है। आसपास में जो धार्मिक या सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते रहते हैं, उसका वहाँ के लोगों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जिस ढंग के परिवेश में रहता है, उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व में अवश्य दिखाई पड़ता है। यदि किसी मोहल्ले में चोर, उचक्के एवं बदमाशों की एक बड़ी संख्या है, तो उस मोहल्ले के बच्चों को एक आदर्श व्यक्ति बनने में काफ़ी कठिनाई होती है। बुरे पड़ोसियों के संसर्ग में रहकर बुराई सीखने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन यदि पड़ोस के लोग काफ़ी अच्छे हैं, तो उस पड़ोस में रहने वाले लोगों पर उसका प्रभाव आमतौर पर अच्छा ही पड़ता है। शहरी पड़ोसी की भूमिका जीवन में एक ग्रामीण समुदाय की भूमिका होती है। लोग सिर्फ अपने परिवार से ही नहीं बल्कि अपने समुदाय से भी बहुत कुछ सीखते हैं। शायद इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर शहरों में बहुत से लोग एक अच्छे मोहल्ले में रहना पसंद करते हैं। इसी प्रकार समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है शिक्षा। आधुनिक समाज में शिक्षा का एक विशिष्ट महत्व है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से बच्चों को अपने समाज एवं संस्कृति के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। समाजीकरण में स्कूली शिक्षा की इतनी अहम भूमिका होती है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला देना पसंद करते हैं। आधुनिक युग में औपचारिक शिक्षा की इतनी अधिक महत्ता है कि लोगों को विभिन्न प्रकार का ज्ञान स्कूलों तथा महाविद्यालयों के माध्यम से मिलता है। शायद उतना ज्ञान समाजीकरण के अन्य अभिकरणों से प्राप्त नहीं होता। शिक्षण संस्थाओं में ज्ञान के 3 प्रमुख स्रोत शिक्षक, शिक्षिकाएं, सहपाठी एवं पुस्तकें। इन्हीं तीनों चीज़ों के मिलने से स्कूली शिक्षा का वातावरण निर्मित होता है, जिसका प्रभाव व्यक्तित्व के विकास में इतना अधिक होता है कि किसी भी व्यक्ति को देखकर यह समझा जा सकता है कि उसकी शिक्षा किस प्रकार की शिक्षण संस्था में हुई है। जिस समाज में शिक्षा का प्रसार उतना नहीं हुआ है, वहाँ शिक्षा का माध्यम मौखिक अंतक्रिया है। लोग अनौपचारिक रूप से समाज के वयोवृद्ध लोगों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत सारी जनजातियाँ एवं आदिम समाजों के बीच अभी आधुनिक शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है। वहाँ समाज के बड़े बुजुर्ग ही तालीम के स्रोत माने जाते हैं। जो लोग जितने अधिक उम्र के होते हैं, उन्हें उतना ही अधिक अनुभवी और ज्ञानी माना जाता है। वे लोग मौखिक रूप से बालकों एवं नवयुवकों को अपने ज्ञान एवं अनुभव से अवगत कराते हैं। इसलिए वैसे समाज में उम्र विभेदीकरण प्रतिष्ठा आधार माना जाता है। लोग यही मानते हैं कि ज्ञान का संबंध उम्र से है। जो जितना ज़्यादा उम्र वाला है, वह उतना ही अधिक काबिल और अक्लमंद माना जाता है। इसी प्रकार समाजीकरण की एक और महत्वपूर्ण एजेंसी है राज्य, स्टेट। प्रत्येक राज्य यही चाहता है कि उसके नागरिक या निवासी उस राज्य के नियमों, दस्तूरों और सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप आचरण करें। राज्य समाचार पत्रों, चलचित्रों, विज्ञापनों, शिक्षा संस्थाओं एवं जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से राज्य में रहने वाले विभिन्न लोगों का समाजीकरण करने का प्रयास करता है। राज्य भी अपने समाज की लोक संस्कृति एवं कलाओं को संरक्षित एवं प्रसारित करने की कोशिश करता है। इन प्रयासों का एकमात्र उद्देश्य लोगों को अपने समाज एवं सांस्कृतिक विरासत के बारे में अवगत कराना है। जो लोग राज्य के नियम कानून का उल्लंघन करते हैं, समाज उन्हें अनुसरण करने के लिए मजबूर करता है। जो लोग राज्य के नियम कानूनों का पालन करते हैं,
हुए अपने राज्य राष्ट्र के हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। राष्ट्र उन लोगों को उच्च पद विशिष्ट सम्मान देकर पुरस्कृत करने का प्रयास करता है और यही पुरस्कार राज्य के अन्य लोगों के जीवन में अच्छे आचरण के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। कभी महान पुरुषों के नाम पर स्कूलों, महाविद्यालयों, सड़कों या नगरों का नामकरण किया जाता है, तो कभी उनकी प्रतिमा को मुख्य जगहों पर स्थापित किया जाता है, तो कभी पाठ्य पुस्तकों में उनका जीवन चरित्र देकर समाज उनका सम्मान बढ़ाया जाता है। ठीक इसके विपरीत जो लोग राज्य विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं उन्हें न्यायालयों के माध्यम से सजा दी जाती है। राज्य वैसे लोगों की भर्त्सना करता है। आज बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे जैसे लोगों को राज्य हेय दृष्टि से देखता है। इन सारे माध्यमों से राज्य अपने नागरिकों को एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करता है। एक अच्छा नागरिक बनाए जाने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। इसी प्रकार समाजीकरण की एक और महत्वपूर्ण एजेंसी है जनसंपर्क के साधन, मास मीडिया। गिडेंस ने जनसंपर्क को भी समाजीकरण का एक मुख्य अभिकरण माना है। उन्होंने बताया है कि 18वीं सदी के अंत होते समाचार पत्रों एवं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पाश्चात्य देशों का जनजीवन काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होने लगा। समाचार के तमाम माध्यमों से लोगों की मनोवृत्ति तथा विचारों का निर्माण होने लगा। जब छपाई माध्यम प्रिंट मीडिया काफ़ी प्रचलित हो गया तो इलेक्ट्रिक मीडिया का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। लोगों का विचार रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से प्रभावित होने लगा। गिडेंस ने कुछ अध्ययनों के उपरांत यह कहा कि समाचार पत्रों की तुलना में दूरदर्शन ज़्यादा सशक्त माध्यम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिक युग में इन दोनों माध्यमों ने लोगों के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। इन माध्यमों के द्वारा परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों एवं मान्यताओं का काफ़ी प्रसार हुआ है। इन माध्यमों के सहारे विशेषकर पढ़े लिखे लोगों के बीच संस्कृति एवं समाज के बारे में विभिन्न प्रकार के भूले बिसरे विचार का उजागर हुआ है, जिनके आधार पर लोग अपने सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय जीवन में निर्णय लिया करते हैं। हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण समाजीकरण के अभिकरणों की चर्चा की है। इसके अलावा भी और भी समाजीकरण के अभिकरण गिनाए जा सकते हैं जिससे व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है, परंतु ये कुछ महत्वपूर्ण अभिकरण हैं। धन्यवाद।